वैसे थे पाकिस्तानी, वैसे थे ये जो हमारे पड़ोसी शर, एक पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का? क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला रहा है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में है। उन्होंने बाद में यासीन मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी भारतीय चैनल को कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मनमोहन सिंह साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो पाकिस्तान के अंदर कोट एंड कोट जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनसे हमारा राब्ता करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हम माफी का ऐलान करना चाहें तो करने, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय सरकार है। पाकिस्तान मीडिया पागलों की भर्ती करने लगा। पागल हो गई है पाकिस्तान मीडिया। पाकिस्तान मीडिया भारत की बढ़ती ताकत से पागल हो गई है। आइए पागलों की बातें सुनते हैं। पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का? क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला। सर, बैनुल-अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में, लेकिन ये इंडिया जो है, ये जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है और फिर जिस तरह की शरंगेजी फैलाता है, ये अजमेर के अंदर, दाता की नगरी के अंदर उस दरगाह को मिसमार करने का ये सोच रहे हैं और इसको परवान चढ़ा रहे हैं, घर घर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेगा? बहैसियत मुस्लिम उम्मा हम पर कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं है? इस मामले पर क्या पाकिस्तान से मैसेज जाना चाहिए? किबला अयाज साहब जो फरमा रहे हैं कि आलमी तंजीमें इस पर निगाह डालें, लेकिन वो सब तो इंडिया की जेब में। मैंने इंडिया से जब इस तरह की चीजें उठती हैं, ये शर जो फैलाने की पूरे खित्ते में कोशिश की जाती है, तो इस पर हम ज़रा डिबेट करते हैं। बाकी तमाम आप समझते हैं कि लोगों को भी इस पर इजमा की जरूरत है, तभी ये एक जैसे कहते हैं ना, ताकतवर आवाज में बदल सकते हैं। कि कश्मीर की हैसियत को खत्म किया गया, जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी उस तरह यहाँ नहीं उठाई गई, जिससे वहाँ ये दलेरी आई। हमारे पास वो ताकत नहीं है, न माशी तौर पर, न ही हमारे मसल्स इस हद तक तैयार है कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी खामोश होकर देख लिया। अभी जमील राठौर साहब फरमा रहे थे, यासीन मलिक के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी देख लिया। अब खुदा ना खास्ता अगर ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के साथ हिंदुत्व का ये माइंडसेट अपने मजमूम मकासद में कामयाब होता है और 44,000 मसाजिद मिसमार करके ये कहा जाता है कि यहाँ पहले मंदिर थे, तो फिर हम खामोश देखते ही रहेंगे ना? फिर तो और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मसल्स तो है नहीं। पावर कॉरिडोर्स में हमारी बात सुनी नहीं जाती। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों के अंदर वो सारे इदारे इंडिया की पॉकेट में। एक हुकूमत है जो कोशिश कर रही है कि वो कश्मीर के ऊपर अपनी ग्रिप टाइट कर रही है और एक मैसेज भी दे रही है कि कम वक्त में हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। हमारा जो अपना प्लान है उस पर हम अमल जो टेरर फाइनेंसिंग की वो बात कर रहे हैं कि 2010 और 2016 में आपको पता है कि ऑफ एंड ऑन वहां पे अपराइजिंग तो होती रहती है मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो उन पर बुनियादी तौर पर जो इल्जाम ये है जो भारतीय हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने पाकिस्तान से इन्होंने फंडिंग ली है और इन्होंने इंस्टिगेट किए हैं वहां पे मुजाहरे भी और इस तरह की 2010 और 2016 में। मौक़िफ़ है यासीन मलिक साहब का, तो उन्होंने मेरे ख्याल में यासीन मलिक साहब की थोड़ी हिस्ट्री भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखें, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जब आगाज हुआ लेट 80s में, 1988 में बाकायदा तौर पर एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई जो भारतीय फोर्सेस हैं, तो ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो ये पहला वो तंजीम थी जिसने बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया। 1977 में ये अमानुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये तंजीम बनाई और यासीन मलिक साहब जो है वो उसका हिस्सा। कश्मीर की अगर आप पॉलिसी देखें तो इससे भी एक रिफ्लेक्ट होता है कि शुरू में हमने JKLF की हिमायत की, बल्कि यासीन मलिक साहब उन पहले कश्मीरी नौजवानों में से जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। लेट 80s में वो पाकिस्तान आए, ट्रेनिंग ली, फिर वो वापस वहां पे गए, फिर 1990s में वहां पे वो अरेस्ट हो गए, 4 साल तक वो भारतीय जेल में। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि फिर ये हुआ कि JKLF को पाकिस्तान ने अपनी हिमायत देना छोड़ दी क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे। फिर दूसरी जमातें आ जिनका ज़रा मजहब की तरफ कॉनोटेशन थी और ये सैंडविच बन गए बिटवीन एक तरफ भारतीय जो सरकार थी, एक तरफ जो पाकिस्तानी हमारी सरकार थी, उन्होंने उनको अबेंडन कर दिया। और 1994 में फिर इन्होंने आर्म स्ट्रगल जो है यासीन मलिक साहब ने खत्म। भारत की तरफ से ये जो स्टेप है इन द लॉन्ग रन जो है वो बैक फायर करेगा। और इसी वजह से हुकूमत ने कोई माफी का भी तो ऐलान किया था ना, ये क्या ये उनमें फॉलो करते थे जिन्होंने ये एमनेस्टी? देखिए, जो भारत की तरफ से मौके पे वो कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह साहब जब एक वज़ीर आज़म आपको जब मिले तो उससे बड़ी तो लेजिस्लेसी नहीं होती, इसका मतलब है कि वो इंडोर्स करें। बल्कि उन्होंने बाद में यासीन मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी भारतीय चैनल को कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मनमोहन सिंह साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो पाकिस्तान के अंदर कोट एंड कोट जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनसे हमारा राब्ता करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन। वो क्या फिर मजम्मती बयानात जारी करिए? हमारे पास एक ऑप्शन। सेकेंडली
क्या अभी भी पार्डन हो सकती है सजा की? उसके पास एक चॉइस तो होती है। देखिए, President of India पाकिस्तान और भारत का जो कानून है तो बुनियादी तौर पर एक ही कि जब आपको अदालतों से सजा हो जाए तो फिर जाहिर है कि उधर भी भारत के सदर के पास भी ये इख्तियार है कि अगर वो माफी का ऐलान करना चाहें तो कर लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय हुकूमत है इस सजा के पीछे बुनियादी तौर पर पुराने केसेस हैं 20-30 साल पहले। मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो ये पैगाम देना चाहती है कि जो मर्जी हो जाए, उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेटिस्फाई करना है तो उन इन जाहिलों आतंकी वंशज कि पाकिस्तान मीडिया बचकानी और पागलों वाली बातें करती है। ये पगली भारत हाथ से निकलता जा रहा है। वो भिखारी कौन की मीडिया तो किस दुनिया में रहती है? आज भारत को दुनिया सलाम करती है। क्या तुम्हारे आका चीनी की औकात नहीं है कि भारत से पंगा ले ले? तो भिखारी तुम्हारी क्या हिम्मत है? पागल पाकिस्तान मीडिया की बातें भाई सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।